हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप जाके उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बनाया है। उसे देखने के लिए आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को कंपलसरी चेक करिए। मैंने उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखें। आप लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो वीडियो को पूरा देखता है। पूरा देखोगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, ऑडियंस रिटेंशन आएगा, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब मेरे वीडियो को दूसरे यूज़र्स को रिकमेंड करेगा। उतना सपोर्ट कर दो, बहुत है यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वीडियो को कंपलसरी लाइक करो, उसमें कमेंट डाल दो, कमेंट में थम्स अप भी डाल दोगे तो बहुत है। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सारे प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर आप लिंक पर टैप करके मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में भी जोड़ लूँगा। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप हमारा लगातार चल रहा है, जिसमें लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है। आप मुझे अपने नाम और लोकेशन के साथ मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसमें कई सारे सर्विसेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, जो कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी वीडियो का लिंक और इसके सैम्पल डलते हैं। थोड़ा बहुत अगर उसको शेयर कर दोगे तो मेरे चैनल में इंगेजमेंट आएगी, और अगर इंगेजमेंट आएगी तो मैं ऑटोमेटिकली आपको और सब्जेक्ट के वीडियोज़ दूँगा। ठीक है, लेकिन आप तो वो करने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, लेट इट बी। जिसको करना है वो करेगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। ठीक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है आपका एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में लास्ट क्लास में जैसे हमने प्रदूषण की डेफिनेशन देखी थी, वैसे ही आपका लगभग मिलता जुलता एयर पोल्यूशन की भी डेफिनेशन है। तो इसमें क्या है, मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से, मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से वायु के कंपोजिशन में, हमने उसमें पढ़ा था अजैविक घटकों के कंपोजिशन में। अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं आपके, मृदा, जल, वायु, एक्सेट्रा चीज़। ठीक है, लेकिन हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं तो वायु प्रदूषण में हम लोग को केवल वायु पे कंसंट्रेशन करना है। तो वायु के कंपोजिशन में परिवर्तन, ठीक है, मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से वायु के कंसंट्रेशन में, कंपोजिशन में परिवर्तन। ठीक है, अब वायु का कंपोजिशन होता क्या है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे गैसेस हैं, उन गैसों के कंपोजिशन को बोलते हैं आपका नेट एयर। ठीक है, अब उस एयर में क्या क्या चीज़ होती है, 78.09% आपका नाइट्रोजन, ठीक है, लगभग 78% मान लो इसको। ऑक्सीजन होती है आपकी 20.95, ये डेटा करेक्ट याद रखना, 20.95 ही होती है। कई बुक में आपको 78%, 21% दिखेगा कि कुल मिला के आपका कुछ नहीं, आपका 99% यही दो आपके गैसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर में जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वो है आपका आर्गन 0.93%। ठीक है, इसके बाद होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। ये तो होता है हमारे एयर का कॉम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा आप में से एक चीज़ बताइए मेरे को, जब एयर में इतनी सारी चीज़ है तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही क्यों ले पाते हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं ले पाते, आर्गन क्यों नहीं ले पाते, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं ले पाते? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं भी देखूँ आपको कितना आता है। वैसे पता ही होगा यार। तो ये आपका एयर का कॉम्पोजिशन है। मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से अगर इसके कॉम्पोजिशन में किसी तरीके का परिवर्तन आता है तो वो कहलाता है वायु प्रदूषण। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये हुआ डेफिनेशन, आप इस तरीके से लिखिएगा, 30 वर्ड में अगर कभी पूछ दिया तो लिख दीजिएगा। अब देखिए ये प्रदूषण, इसके उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर प्रदूषण का क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पर इसका क्या क्लासिफिकेशन है। अब स्रोत की कुछ भी हो सकता है। पहला स्रोत तो है आपका प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक कारणों से भी इनके कॉम्पोजिशन में परिवर्तन आता है, लाइक वनाग्नि। ठीक है, मैंने आपको
पहले क्लास से ही बताया, जब पोल्यूशन मैंने पढ़ाया था उसी में बताया था कि कभी भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है, कंपलसरी निकलता है। ठीक है, इसके अलावा वनाग्नि से आपके राख के कण भी निकलते हैं। ठीक है, राख बेसिकली डस्ट पार्टिकल ही होता है, जो कि कार्बोनेटेड डस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। फिर पेड़ पौधों के दैहिक क्रियाओं से, ठीक है, उनके क्रियाओं से आपके अमोनिया निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, मैथेन निकलता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, इसके अलावा सागर में जितने जीव जंतु हैं, ठीक है, उनकी क्रियाओं से आपका मिथाइल क्लोराइड निकलता है। ठीक है, सड़ने से आपका सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कारक हैं वो प्राकृतिक कारक है, और प्राकृतिक कारकों को हम किसी तरीके से कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रकृति में अनिवार्य रूप से होते ही रहते हैं। ठीक है, जबकि सेकंड कारक जो है आपका मानव जनित स्रोत, इसको हम लोग कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आज की डेट में कंटेन करना उतना पॉसिबल नहीं है। रीज़न आपको पता चल जाएगा। सेकंड है आपका मानव जनित स्रोत, और मानव जनित स्रोत में आपका गैसें एवं धूम्र। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टाइप के आपके ऑयल का कंजम्पशन करते हैं, लाइक पेट्रोल का, तो उससे गैसें निकलती है, अलग अलग प्रकार के धुआं निकलता है। ठीक है, उसमें धुआं में आपका बेसिकली यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया कणकीय पदार्थ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कंपोज होती है तो कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इंग्लिश नाम जानना भी जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभार क्या करता है, हिंदी नाम को ही आपका इंग्लिश में लिख के दे देता है। ठीक है, मतलब नाम इंग्लिश में जरूर रहेगा लेकिन उसको हिंदी में लिख के देगा। जैसे इसको पार्टिकुलेट मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हिंदी में पार्टिकुलेट मैटर लिख देगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आप एग्जाम हॉल में थोड़ी ना पूछोगे किसी से क्या होता है करके, तो इसलिए इंग्लिश नाम भी तो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। पार्टिकुलेट मैटर हम लोग थोड़ी देर में अभी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद है ऊष्मा, जीवों के सांस लेने और से, और उसके अलावा बहुत प्रकार के ईंधन को जलाने से भी वायुमंडल में ऊष्मा उत्सर्जित होती रही है, और ये सभी का स्रोत क्या है, मानव जनित। मतलब ये अल्टीमेटली ह्यूमन के द्वारा फैलाए जाते हैं। ये प्राकृतिक कारण थे और ये ह्यूमन के द्वारा फैलाए जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखिए कि प्रकृति के आधार पर, यहाँ पर मैंने लिखा थोड़ा सा जगह बच गई थी, तो प्रकृति के आधार पर मतलब आपका जो प्रदूषण की प्रकृति है वो किस प्रकार की है। प्रदूषण नहीं, प्रदूषक की, प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो प्रदूषक की प्रकृति किस प्रकार है वो भी डिपेंड करता है आपके। तो प्रकृति के आधार पर पहले देखते हैं हम लोग गैसीय वायु प्रदूषक। अगर प्रदूषक जो है वो गैसीय प्रकृति का हो, ठीक है, जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन को जलाने से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इसका अपूर्ण दहन मतलब पार्शली इसको जलाने से आपका हाइड्रोकार्बन्स कई सारे उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से इसका क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उत्सर्जन होता है, और ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन आपके ओजोन लेयर को क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, CFC बोलते हैं उसको शॉर्ट में। इसके बाद सल्फर युक्त ईंधन मतलब डीजल में हम लोग सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उनके दहन से, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन के दहन से आपका सल्फर के यौगिक प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सल्फर के कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट करते हैं आपके वायु प्रदूषण को। ठीक है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन जो सुपरसोनिक स्पीड से जो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनके दहन से आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इसके बाद कॉटन इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाला क्लोरीन, ठीक है, ब्लीचिंग के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एट लास्ट जो क्लोरीन के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, वेस्ट के रूप में, वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद धान के खेत और जुगाली करने वाले जानवर। ठीक है, धान के खेत से भी मैंने बताया था आपको मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है। जुगाली करने वाले पशुओं के से भी आपका मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो अल्टीमेटली वायु प्रदूषण का कारक बनता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, जिसमें हम लोग पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रदूषक की प्रकृति के आधार पर एक सेकंड प्रकार का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि है आपका कणकीय वायु प्रदूषक। ठीक है,
और कड़की नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसा प्रदूषक होगा जो कि आपके पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई साइज होगा, तो साइज के आधार पर हम लोग इसको और क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है उसमें आपका एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल देखो ये सब इंग्लिश नाम ही है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। एरोसॉल एरोसॉल ही बोलते हैं उसको, हिंदी में ऐसे एरोसॉल लिख देते हैं। ठीक है, अगर किसी को हिंदी नाम पता होगा तो बताना भाई प्लीज़ कमेंट करके। ठीक है, और हाँ, लाइक किया कि नहीं किया प्लीज़ कर दो यार, मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना ही फ़ायदा देखते हो, मेरा भी थोड़ा फ़ायदा करा दो। ठीक है, देखो 1 से लेके 10 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब मतलब यूनिट है एक साइज की। 1 से लेके 10 माइक्रोन तक के साइज के पार्टिकल को, ठीक है, अब वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है, वो तरल फॉर्म में हो सकता है। तरल मतलब एकदम प्योर तरल नहीं रहेगा, क्योंकि तरल ऐसे हवा में कैसे रहेगा यार, वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा, उस फॉर्म में रह सकता है, या फिर वो ठोस फॉर्म में रह सकता है। 1 से 10 माइक्रोन तक के साइज के पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, तो वो तरल और ठोस दोनों प्रकार का हो सकता था, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और बेसिकली ये सस्पेंडेड पार्टिकल है। सस्पेंडेड पार्टिकल को क्या बोलते हैं, कोलाइडी कण बोलते हैं। अब ये टॉपिक है सेपरेट, आपका 9th के बुक में आपको मिलेगा, लूसेंट वगैरह पढ़ लेना। कोलाइडल कण क्या होता है। ठीक है, आपको विलियन टॉपिक में शायद मेरे ख्याल से मिल जाएगा। ठीक, तो ये एक प्रकार का कोलाइडल कण है। इसके अलावा ये जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार प्रभावित करता है। सबसे पहले ये जो आपका जो कण है एरोसॉल, बेसिकली वो क्या करता है, आपके बादलों के चक्र को प्रभावित करता है। ठीक है, अब बादलों जैसे हम लोग नॉर्मल वर्षा देखते हैं, नॉर्मल वर्षा नॉर्मल तरीके से होती है, लेकिन अगर ये पार्टिकल कंबाइन कर गया आपके बादलों से, ठीक है, तो ये कभी हैवी रेनफॉल करा देगा, कभी पानी गिराएगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से कभी सूखा आ जाएगा, कभी बारिश आ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो बादलों का चक्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बादलों के प्रोडक्शन में भी ये आपको क्या कहना चाहिए, बाधा उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। इसके बाद सेकंड जो इसका एक और काम है वो ये करता है कि ये जो भी इंडस्ट्री वगैरह से या फिर हमारे मानवीय प्रयासों से या फिर प्राकृतिक कारणों से, किसी भी कारणों से वायुमंडल में उत्पन्न जितने भी प्रकार के हानिकारक रेडिएशन रहते हैं उनको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ये हानिकारक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली ये ह्यूमन बॉडी या फिर किसी और बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, फाइनली हमारे हेल्थ को तो डिस्टर्ब करेगा, साथ ही साथ एयर के कॉम्पोजिशन को भी बिगाड़ देगा। तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, थर्ड है इसका विकिरण को प्रभावित करना। विकिरण मतलब रेडिएशन। अब रेडिएशन जैसा आपको पता होगा कि जो लाइट हमारे सन से अर्थ में आती है, ठीक है, तो अर्थ में डायरेक्टली नहीं आ जाती है। अर्थ और सन के बीच में हमारे पृथ्वी में एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब वो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर हैं, आपको जो पता ही होगा। ठीक है, तो वो लेयर क्या करती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट को वो क्या करती है, परावर्तित कर देती है या फिर आपका रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ हीट को ट्रांसमिट कर देती है आपके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस होता है वो क्या करता है, अर्थ का सरफेस भी सेम काम करता है, कुछ हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ हीट को वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो अल्टीमेटली जितना जो सन की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक जो पहुंचती है वो कहलाता है ऊष्मा बजट। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको ऊष्मा बजट क्या होता है। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज होते हैं वो, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहा अर्थ का, तो दिन के समय तो ठीक है, दिन के समय तो अच्छा खासा हम लोग धूप में जिएंगे, लेकिन रात में क्या होगा, यहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आदमी एटमॉस्फेयर के बिना जिंदा रह सकता है तो, जैसे कि आपका परफेक्ट एग्जांपल है आपका बुध ग्रह।
बुध ग्रह जो है हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि वो सन के बहुत पास है, लेकिन बुध में एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर दिन के समय तो ठीक है, और फिर रात के समय जब उस पर एक साइड जब सन का रेज नहीं पड़ता तो उस साइड तो पूरा ओपन है, तो वहाँ पर ऐसे ही सिचुएशन आ सकती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाए। तो बेसिकली ये क्या करता है, इसी प्रकार जो एरोसोल है वो क्या करता है, विकिरण को प्रभावित करता है, जो रेडिएशन हम लोग को सन से मिलता है उसको प्रभावित करता है, और अल्टीमेटली वो रिजल्ट करता है जो पृथ्वी के ऊष्मा बजट को, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कूलिंग, ठीक है। उसका टेम्परेचर हमारा पृथ्वी का डाउन होने लगता है। तो हमारे पृथ्वी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए। अगर एरोसोल की संख्या बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, आप खुद इमेजिन करो, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे क्या करना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, क्योंकि ये वायु के कंपोजिशन को अल्टीमेटली इफेक्ट करता है, ठीक। तो ये हुआ एरोसोल के बारे में। सेकंड है आपका सूट्स एंड फ्यूम, ठीक है। एरोसोल से छोटे कणों को जो साइज में 1 से 10 माइक्रोन से छोटे हों उनको कहा जाता है सूट्स एंड फ्यूम। सूट्स जो होता है वो बेसिकली, ये दोनों बेसिकली कण ही होते हैं, और इसका जो सोर्स है वो प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, मानवीय कारणों से भी हो सकता है, ठीक है। ठोस प्रकार के जो सूक्ष्म कण होते हैं जो एरोसोल से छोटे हों उनको कहा जाता है आपका सूट्स, ठीक है। वाष्प युक्त जो छोटे कण होते हैं 1 से 10 माइक्रोन से छोटे, मतलब एरोसोल से छोटे, उसको कहा जाता है फ्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। कणकीय पदार्थ जो हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, वही है। बेसिकली कणकीय पदार्थ होता क्या है, ईंधन के जलने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल एमिट होते हैं आपके, जो भी ईंधन हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट होता है छोटे छोटे पार्टिकल एटमॉस्फेयर में इजेक्ट होते हैं। उन पार्टिकल्स को कहा जाता है आपका पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। ऐसे पार्टिकल अब उसमें छोटे भी निकलते, बहुत छोटे साइज के भी, और 10 माइक्रोन से बड़े निकलते हैं। तो जो 10 माइक्रोन से बड़े साइज के जो पार्टिकल जो निकलते हैं उन्हीं को कहा जाता है आपका पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, ये धूल के कण भी होते हैं, ठीक। धूल के कण या फिर पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो भी साइज इससे बड़ा हो, ठीक है। धूल के कण जब कभी भी आपके जलवाष्प के संपर्क में आते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में धूल भी है, डस्ट भी है, और वो जब जलवाष्प के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी जलवाष्प क्या करता है, उन धूल के कणों से चिपक जाता है, और उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे करके हमारे जितने भी एरिया हैं वहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं फॉग। फॉग मतलब लगाने वाला नहीं ना, फॉग मतलब होता है कोहरा, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, रीज़न उसका क्या है मैं बताता हूँ। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जब कभी भी हम लोग कोहरा देखते हैं तो हम लोग को बोलते हैं कोहरा आ गया, कोहरा आ गया, लेकिन कोहरा और कोहरा में फ़र्क होता है, ठीक है। फॉग क्या होता है, ये धूल के कण में जमा हुआ जल वाष्प को ही फॉग बोलते हैं। जब बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर मतलब आपके धूल के कण, ठीक है, ये आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर से कंबाइन कर जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉग। और ये हमारे सेहत के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो आपके जल वाष्प है। लेकिन जब दिक्कत की बात तब आ जाती है जब इस फॉग में इंडस्ट्री से उत्पन्न होने वाला सल्फर आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉग है वो बन जाता है स्मॉग, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोहरा, ठीक है। ये होता है कोहरा, ये होता है कोहरा, ठीक है। तो कोहरा और कोहरा में बहुत बड़ा अंतर है। कोहरा हमारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वाटर वेपर के कंबाइन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन कोहरा जो है वो क्या करता है, इसमें आपका सल्फ़र होता है, ठीक है। सल्फ़र के अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो दिल्ली के एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। मुझे पता है कि मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन आपको पढ़ाया नहीं है,
लेकिन कभी भी फ्यूचर में अगर मौका मिला आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊँगा। उसमें क्या होता है कि आप नीचे में कोई भी चीज़ चलाते हो तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो चीज़ें आपके एक्यूमुलेट हो जाती है नीचे के एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, और वो जो गैसें हैं वो ऊपर नहीं उठ पाती। तो अगर जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और उस एरिया में एक्यूमुलेट होने के कारण जो भी आपके फॉग होते हैं, किसी भी चीज़ को जलाओगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस निकलेगी। तो वो क्या करते हैं, वो हवा से उठ नहीं पाते ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं पढ़ाऊँगा। तो एक्यूमुलेट होने के कारण क्या होता है, वो इसी फॉग से कंबाइन कर जाती हैं और ये अल्टीमेटली स्मॉग बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और ये जनरली उसी एरिया में जो स्मॉग बनता है जहाँ पर ये टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी आसपास हो, ठीक है। दिल्ली में अगर कोई ठंड के समय में सिगड़ी बोलते हैं ना, सिगड़ी अगर जला के सो जाएगा ना तो उसकी सुबह तक पेटी बन जाएगी, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट काम करता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का, जिसकी वजह से, और इसके अलावा जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा इंडस्ट्रियल का जो भी आपकी गैसें होती है वो कंबाइन करने के कारण स्मॉग क्रिएट होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि अभी ऑड इवन लगाया गया था केजरीवाल सरकार द्वारा, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें चलते रहती है, ठीक। तो ये है था पार्टिकुलेट मैटर। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए कणकीय वायु प्रदूषक का एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसमें है आपका फ्लाई ऐश, ठीक है। और ये बेसिकली थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है। थर्मल पावर प्लांट मतलब ताप विद्युत संयंत्र जो हमारे देश में है उनसे बेसिकली प्रोड्यूस होता है आपके फ्लाई ऐश। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा लाइक मी, वो लोग इसको जानते होंगे कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आपका कोयला वोयला जब जलता है तो उसके बाद जो राख बच जाती है बेसिकली वही होता है फ्लाई ऐश। इसका जनरली प्रयोग हम लोग ब्रिक्स बनाने में, मतलब ईंटें बनाने में करते हैं, लेकिन कई सारे फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हवा में भी उड़ते रहते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है फ्लाई ऐश बना जो होता है वो एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड से बना होता है। और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के जब भी कभी एसीएफ हुआ था तो ये वाला कॉम्पोजिशन पूछा था, ठीक है, चेक करना, मेरे को याद आ रहा है ऐसा, ठीक है। और बेसिकली फ्लाई ऐश में इसके अलावा सीसा होता है, सीसा मतलब लेड होता है, आर्सेनिक होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये फ्लाई ऐश जो होता है वो हमारे सांस लेने के साथ हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में आके बहुत सारी श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न कर देता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह वगैरह, ठीक है, बिस्नोसिस, ये सब जो है क्वेश्चन आपके बाद में है, हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या समस्या होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लाई ऐश पत्तियों के ऊपर में जमा होकर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। अगर देखना होगा एग्जाम्पल तो कभी उर्ला सिलतरा जो रायपुर में है, ठीक है, जाके वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखना, पत्तियों के ऊपर इतनी मोटी लेयर जमी रहती है, ठीक है। मैं एक प्लांट में जा चुका हूँ यहाँ के और वहाँ पर मैंने देखा है पर्सनली, एक बार आप भी जाके देखना, ठीक है। फ्लाई ऐश को हमारे थर्मल पावर प्लांट से रिमूव करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है आपके थर्मल पावर प्लांट पे। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि ये यंत्र होता है जो कि फ्लाई ऐश को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके फ्लाई ऐश के बारे में। निलंबित कणकीय पदार्थ, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो 0.0 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। और बेसिकली ये निलंबित कणकीय पदार्थ में होते क्या क्या चीज़ें हैं, औद्योगिक कण मतलब उद्योग से प्रोड्यूस होने वाले कण, इसके अलावा ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले कण वो, ठीक है, बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि आपके पॉलीमर इंडस्ट्री वगैरह से पैदा होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। जब कभी भी निलंबित कणकीय पदार्थ 10 माइक्रोमीटर से सबसे छोटा होगा तो ऐसे कणकीय पदार्थ को हम लोग सांस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेबल
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, RSPM इसको बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेबल मतलब श्वसनीय, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मतलब निलंबित कणकीय पदार्थ, ठीक है। लेकिन जब कभी भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होगा तो ऐसे पार्टिकुलेट मैटर को बोलते हैं PM 2.5, ठीक है। और ये आपने बहुत सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि PM 2.5 जो होता है वो हमारे श्वसन के साथ साथ हमारे बॉडी में आ जाता है, जो कि बहुत सारी समस्या उत्पन्न करता है। और बेसिकली अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं का देखना है किसी भी सिटी का, तो जनरली वो लोग मेजर करते हैं किसमें, PM 2.5 में, क्योंकि ये वही कण होते हैं जो बेसिकली हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। आपका तो नहीं पता, रायपुर में अगर कभी घड़ी चौक जाओगे तो घड़ी चौक में आपके कलेक्ट्रेट के सामने एक डेस्क बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ देख सकते हो, डिजिटल बोर्ड है, देख सकते हो। इसके अलावा NIT रायपुर के सामने, मेरे कॉलेज के सामने जाके देखना, वहाँ पर भी एक तो बड़ा सा डेस्क बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आपको PM 2.5 के बारे में जानकारी मिलता रहता है, और जितना भी एयर कॉम्पोजिशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। पार्टिकुलेट मैटर का एक और कॉम्पोजिशन दिया हुआ है बुक में, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि अभी मैं लिख नहीं रहा इसमें। उसमें है आपका पार्टिकुलेट मैटर को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है आपका धात्विक कणकीय पदार्थ, जैसे कि जिसमें धातु, ऐसे कणकीय पदार्थ जिसमें धातु शामिल हो, जैसे कि सीसा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, कैडमियम आदि। उसके बाद है अधात्विक कणकीय पदार्थ, इसमें है आपका एस्बेस्टस, सिरेमिक्स, सिलिका, ठीक है। ये सारे अधात्विक कणकीय पदार्थ में शामिल होंगे। इसके अलावा है जैविकीय कणकीय पदार्थ, ठीक है। इसमें बेसिकली वायरस होते हैं, जीवाणु, बीजाणु, पार्थेनियम के परागकण, पादपों तथा जंतुओं से निकलने वाले वायु प्रदूषक, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, आपके जैविकीय कणकीय पदार्थ, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपका वायु प्रदूषण का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वायु प्रदूषक के प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग को निदान कैसे पाना है, और जो सारी चीज़ें बची हुई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए आपका काम है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल नोटिफिकेशन दबा के। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों को एटलीस्ट जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, ACF और CGPSC, CGWAPAP से जुड़े हुए सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनमें कंपलसरी आप फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप से जुड़िए, और कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग को और जुड़वाइए भी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।